What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हमने, कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में पढ़ा। आज हम आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंडीशंस एंड वारंटीज कौन कौन सी इंप्लाइड हो सकती हैं, कौन कौन सी एक्सप्रेस हो सकती हैं। एक टॉपिक और बचेगा कैविट एम्प्टर और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा आज ही खत्म हो जाए, नहीं तो कल तो खत्म हो ही जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आज समझते हैं क्या क्या होती हैं एक्सप्रेस कंडीशंस, implied conditions, express warranties and implied warranties. Let's begin. तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशन को समझा था कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? कंडीशन। वारंटी क्या है? जो उसके कोलेट्रल है, जो उसके साथ जुड़ के आती है, वो क्या हो जाती है? हमारे पास वारंटी हो जाती है। अब कंडीशन एंड वारंटी में आज दो टॉपिक्स हैं। पहले कंडीशन की बात करता हूं, फिर वारंटी की बात करेंगे। कंडीशन में बाबू एक होगी एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस का मतलब जो आपके और मेरे बीच में, यानी बायर और सेलर के बीच में आपस में प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो चुकी है, प्रॉपर्ली बातचीत हो गई है, प्रॉपर्ली म्यूचुअली डिसाइड हो गई है। यानी मैंने बताया कि भाई ये चीज है, आपको समझ में भी आ गई कि अच्छा ठीक है ये चीज है। कुछ भी सेल्फ अंडरस्टूड नहीं है, सब कुछ बताया जा रहा है, हर चीज बोली जा रही है। मैंने बहुत क्लियरली आगे बताया कि भैया मुझे इस तरीके का ही सामान चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये उसके बारे में चीजें होनी चाहिए। एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं खुद को, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस। एंड इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड होता है सेल्फ अंडरस्टूड, कि आपने नहीं भी कहा तब भी मेरे गुड्स ऐसे तो होने ही चाहिए, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, होने ही चाहिए। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इंप्लाइड। तो देखो एक्सप्रेस और इंप्लाइड क्या है। कंडीशन एंड वारंटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, कंडीशंस एंड वारंटीज में बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। आगे लिखा हुआ है दे आर एक्सप्रेस। वो एक्सप्रेस कब होती है? व्हेन द टर्म्स आर एक्सप्रेसली स्टेटेड, जब टर्म्स बहुत प्रॉपर्ली बताई जा रही है। दे आर इंप्लाइड। इंप्लाइड कब होती है? जब एक्सप्रेस नहीं करी जाती, लेकिन बाय लॉ हम मान के चलते हैं कि ठीक है यार, ये तो लॉ में है, ये तो लॉफुल है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस कंडीशंस। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज व्हिच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एग्री करा है, बायर और सेलर ने दोनों ने एग्री करा है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। इंप्लाइड क्या है? आर दोज व्हिच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। जो लॉ बोलता है कि ठीक है यार, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, कोई बायर कुछ सामान खरीद रहा है, कुछ सेलर कुछ सामान बेच रहा है, तो ये चीज तो इस कॉन्ट्रैक्ट में होगी ही, जनरली होती ही है, बताने की जरूरत नहीं है यार। सीधी सीधी सी बात है ना? देखो क्या दिया हुआ है। It should be noted that an implied condition may be negated or waived by an express agreement. आप कोई भी अंडरस्टूड चीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके। इसका मतलब पहली प्रायोरिटी तो एक्सप्रेस को ही है। आप अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर लो, वही वाली बात है यार, आप जो म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हो उसको हमेशा ज्यादा वैल्यू है। लॉ बोलता है खुद डिसाइड कर लो ना यार, लॉ की बात तो बाद में आएगी। अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं करा तो फिर से वही बात है कि इज्जत ज्यादा एक्सप्रेस की है। इंप्लाइड तो पिक्चर में तब आता है जब एक्सप्रेस कोई चीज गिवन नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलो अब कौन कौन सी होती हैं हमारे पास इंप्लाइड कंडीशंस। एक्सप्रेस में मैंने आपको फिर बोला कि आप अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर दो, वो मान ली जाएगी। एक्सप्रेस नहीं करते तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सी हैं भैया? लो जी, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, लो जी जल्दी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है यहाँ पे? ठीक है, कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो काफी सारे पॉइंटर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे इंप्लाइड कंडीशंस में आते हैं बच्चों। लो, ये सारे के सारे हमारे पास किसके आते हैं? इंप्लाइड कंडीशंस में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंप्लाइड कंडीशन क्या है? क्या चीज आप इंप्लाइड मानते हो, क्या चीज आप मानते ही हो? कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का क्या मतलब होता है? टाइटल का मतलब होता है बच्चों ओनरशिप।
मैं आपको एक बार सारी समझा दूं फिर सारी पढ़ा दूंगा। टाइटल का क्या मतलब होता है? टाइटल का मतलब होता है बच्चों ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड, दिस इज इंप्लाइड कि अगर सेलर कोई सामान बेच रहा है तो उसको वो बेचने का अधिकार है, मतलब उसके पास सेलिंग का राइट है उस चीज का, वो उसका मालिक है। देखो अगर मैं किसी चीज का ऑनर ही नहीं हूं तो मैं वो चीज बेच ही नहीं सकता। मैंने अपने फ्रेंड से बाइक ली थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा यार देना, मैं घूमने के लिए जाऊंगा। मेरे फ्रेंड का नाम है चिंटू, तो मैं चिंटू की बाइक पे घूम रहा हूँ बड़े मजे से। मुझे आगे मिला बंटी, मैंने बंटी को बोला, ए बंटी क्या हाल चाल है, बाइक खरीद ले भाई मेरी। बंटी बोल रहा है ये बाइक कभी देखी नहीं। मैं कहा तू खरीद ले यार, तू खरीदने वाला बन। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास इसको बेचने का राइट ही नहीं है बच्चों, मैं ऑनर ही नहीं हूं इस बाइक का, है ना। चिंटू के पास राइट है, तो अगर चिंटू बेचने के लिए जा रहा है तो ये इंप्लाइड है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो बेच सकता है। तो कंडीशन एज टू टाइटल ये बोलता है कि भैया इट इज इंप्लाइड कि सेलर के पास राइट है अपना सामान जब चाहे वो बेच सकता है। दूसरी चीज क्या दी हुई है? सेल बाय सैंपल। मार्क कर लो बच्चों फटाफट से, अपने पास लिख के चलना। सेल बाय सैंपल का क्या मतलब होता है? सेल बाय सैंपल और कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, ये दोनों मिलते जुलते हैं। सेल बाय सैंपल का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई सामान आपको कोई सैंपल देख के बेच रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बुक्स में डील करते हैं। बुक्स में डील मतलब हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये किताब ले लो, ये ले लो, ये पढ़ने में अच्छी है, ये पढ़ने में अच्छी है। हमें कैसे पता चलता है? हम जाके सैंपल देख लेते हैं कि भैया मेरे ऑफिस में बाबू हर ऑथर अपनी किताब भेज देता है, ठीक है। आप 11th-12th की बात करो, हर ऑथर की किताब मेरे ऑफिस में आ जाती है कि सर हमारी किताब देखो कैसी है, आपको अच्छी लगे तो आप बच्चों को बता देना। वो क्या है? एक सैंपल है। वो क्या है? एक सैंपल है, ठीक है। अब जैसे कोई ऑथर अपनी किताब भेजता है मेरे पास या कोई पब्लिशर अपनी किताब भेजता है मेरे पास, तो वो कहता नहीं है कि हमारी सारी किताबें सेम टू सेम होंगी। इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि जो उसने सैंपल भेजा है, जो मार्केट में किताब बेचेगा उसमें एक पॉइंट का भी फर्क नहीं होगा। जो उसने छाप के मुझे सैंपल भेजा है बाकी किताब भी वैसी ही होंगी। तो दिस इज एन इंप्लाइड कंडीशन बच्चों की जब भी सेल बाय सैंपल होगा तो जो सेल है वो सैंपल से बिल्कुल मैच होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी गड़बड़ ना हो। ऐसे ही कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन का मतलब कि अगर आपको किसी ने कोई चीज डिस्क्राइब करी है, कोई चीज बताई जा रही है, आपको सैंपल नहीं दिखाया जा रहा लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ये किताब ऐसी होगी सर, उसमें इतने सवाल एमसीक्यू होंगे, इतने शॉर्ट होंगे, इतने लॉन्ग होंगे, हर चीज डिस्क्राइब करी, तो वो जो गुड्स सेल करेगा वो बिल्कुल मैच होने चाहिए डिस्क्रिप्शन से। ये भी इंप्लाइड है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड कि भाई मैच करेगा ना, तो सैंपल दिखाया, सैंपल से मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। एक बोला अगर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं तो दोनों से होना चाहिए, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। ये दोनों का मिलजुल के कंडीशन बना दिया। ठीक हो गया या नहीं हो गया बच्चा? क्लियर है जी। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस का क्या मतलब है बेटा? बहुत सिंपल है, नाम में ही है कि आप जो भी गुड्स बेच रहे हो वो गुड क्वालिटी है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई जो जिस पर्पस के लिए एक इंसान वो चीज ले रहा है उसका वो पर्पस फुलफिल्ड होना चाहिए, उस पर्पस पे वो सामान फिट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। इसको बोलते हैं कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है होलसमनेस और एक आ रहा है बेटा हमारे पास मर्चेंटेबिलिटी। होलसमनेस और मर्चेंटेबिलिटी में क्या फर्क है? देखो बच्चों, मर्चेंटेबिलिटी का क्या मतलब है? मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि सेलर जो सामान बेच रहा है वो सेलेबल होना चाहिए, वो सेल होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सामान खराब है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कपड़ा बेच रहा हूं, मैं कपड़ा व्यापारी हूं, तो मेरे कपड़े के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना हो, उसके अंदर पता लगे कोई डिफेक्ट है, मैंने हाथ से छुपा लिया और फिर मैं बेच रहा हूं, भाई वो बेचने लायक ही नहीं है। तो ये हमारे लिए एक इम्प्लाइड सी चीज है, ये हमारे लिए एक इम्प्लाइड सी कंडीशन है कि भैया जो सामान आप बेच रहे हो वो मर्चेंटेबल होना चाहिए, वो बेचने लायक होना चाहिए, वो सेलेबल होना चाहिए। बेसिकली हमारा सामान शुड बी सेलेबल। ठीक है। और होलसमनेस का क्या मतलब होता है? होलसमनेस, सर होलसमनेस का मतलब दिल खुश हो जाए जिसको देख के। होलसम बोलते हैं ना, जैसे कोई चीजें खाने वाली होती हैं।
राइट तो उसके पीछे उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिए होते हैं, तो अगर वो सारे के सारे उसमें प्रेजेंट होंगे तो बोलूँगा अरे वाह यार होलसम है, मज़ेदार है, खाने लायक है। तो होलसमनेस में हम लोग मेनली किसकी बात करते हैं, जो खाने वाला सामान होता है, जो इस तरीके का सामान है कि न्यूट्रिशन से हम कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं या इस तरीके की चीज़ है, तो वैसा होना चाहिए। पढ़ाता हूँ अभी आपको सारा का सारा। लो जी जल्दी से फटाफट से सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए क्या? आओ एम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ाओ सर। इम्प्लाइड कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। लो जी सर बच्चों, इम्प्लाइड कंडीशंस पे सवाल बनता है, बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड भी आते हैं, अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी इनको, ठीक है। देखो कंडीशन एज टू टाइटल इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सीधी सी बात है। देखो टाइटल का मतलब ही क्या है, टाइटल का मतलब है ऑनरशिप। भाई ऑनर होगा तभी तो बेचने का अधिकार होगा ना उसको। तो देखो लिखा हुआ है द कंडीशन इंप्लाइड इज दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स, मींस ही शुड बी द रियल ओनर एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू बी पास्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जानते हो ब्रीच ऑफ कंडीशन में क्या होगा, गुड्स भी वापस होंगे और सामने वाला अगर डैमेजेस क्लेम करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इफ द सेलर्स टाइटल या ओनरशिप टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो साधारण भाषा में हो गया, ये लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, यानी कुछ और एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है तो जनरली क्या होता है, द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल, उसको अधिकार होना चाहिए बेचने का, यानी वो खुद एक ऑनर होना चाहिए। नंबर 2, इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, अगर एक एटीएस है, एग्रीमेंट टू सेल है, तो ही विल हैव द राइट टू सेल, उसको राइट टू सेल मिल जाएगा एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू बी पास्ट। ठीक है जी, टाइटल वाला कंडीशन समझ में आया क्या? एग्जाम्पल देखो बहुत सारे लिखे हुए हैं, पहला पढ़ा देता हूं। ए परचेज द ट्रैक्टर फ्रॉम बी, ए ने एक ट्रैक्टर खरीद लिया बी से, हु हैड नो टाइटल टू इट, जो खुद ही मालिक नहीं है उसका। आफ्टर 2 months ट्रू ओनर ने अपना ट्रैक्टर देखा और उसने ए से वापस मांग लिया। हेल्ड दैट ए वाज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर, ए को वो ट्रैक्टर देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? अपने उसके ओनर को। एंड ए कुड स्यू बी, ए केस कर सकता है किसके ऊपर? बी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि वो विदाउट टाइटल का सेलर है। ठीक है, चलो सर ऐसा ही एक और एग्जांपल है, ये भी आप पढ़ सकते हो। आइए सर, नेक्स्ट क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन मैंने बताया ना, जब आप सेलर कोई गुड्स को डिस्क्राइब कर रहा है आपको कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा ही होना चाहिए भाई। देखो क्या लिखा है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है उससे मैच होने चाहिए। एक शानदार लाइन है, एग्जाम में लिख के आनी है आपको। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या लिख के आओगे? ये, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भैया मैं पीस बेचूंगा, तो आप बायर को बीन्स नहीं दे सकते। क्या शानदार लाइन है, मजेदार। द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन के मिलते जुलते नहीं है वो बायर नहीं लेगा। ठीक है, परफेक्ट सर। इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखा है, A at Kolkata sells to B 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as is known in the market as waste silk. उसने waste silk कह के बेचे हैं, तो ये implied condition है कि वो बिल्कुल मैच होने चाहिए, जो एक्चुअल में waste silk होता है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, if it not, B is entitled to reject the goods। ठीक हो गया बेटा, सही है जी। अब देखो आगे क्या लिया हुआ है, आगे एक बात दे रहा है, द एक्ट हाउएवर डजंट डिफाइन डिस्क्रिप्शन। एक्ट में ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है। डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो देखो क्या लिख रहा है, वेयर द क्लास और काइंड टू विच द गुड्स बिलोंग हैज बीन स्पेसिफाइड, जैसे इजिप्टियन कॉटन, जावा शुगर एटसेट्रा,
डिफाइनिंग द कैटेगरी ऑफ गुड्स, ठीक है, एक तो कैटेगरी की बात हो गई। दूसरा, वेयर द गुड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से बारे में बताया गया हो, जैसे जूट बेल्स ऑफ स्पेसिफाइड शिपमेंट की इसी शिपमेंट के जूट बेल्स है, स्टील ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशंस, एक पर्टिकुलर स्टील है इस डायमेंशन का, तो वैसे डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से कंसिडर करा जाएगा, ठीक है जी। ओके सर, इट मे बी नोटेड दैट डिस्क्रिप्शन इन दीज केसेस assume that form of a statement or representation as regards the identity of a particular goods by reference to the place of origin or mode of packing। सही है जी। ओके सर, सेल बाय सैंपल, लो जी, सेल बाय सैंपल में मैंने आपको क्या बताया, सैंपल जो दिखाया गया वैसा होना चाहिए। क्या है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल। क्वालिटी की बात होती है बच्चों सैंपल में, डिस्क्रिप्शन में तो बताया जाता है ना, सैंपल में क्वालिटी मैच होना चाहिए बिल्कुल सेम। द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिख के आना है। बायर को रीजनेबल टाइम भी मिलना चाहिए कि वो कंपेयर कर पाए, किसको कंपेयर कर पाए, वो कंपेयर कर पाए बच्चों सैंपल को पूरे बल्क ऑर्डर के साथ, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, इन अ केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ 2 पार्सल्स ऑफ व्हीट द सेलर अलाउड द बायर एन इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉलर पार्सल but not of the larger parcel. In this case it was held that buyer was entitled to refuse to take the parcels। अगर आप सामने वाले को मौका नहीं दे रहे हो ना इंस्पेक्ट करने का, तो वापस कर सकता है, वो उसका अधिकार है ये, ठीक है। चलो सर, और क्या लिखा हुआ है सैंपल में, द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, वो अनमर्चेंटेबल नहीं लगने चाहिए। अनमर्चेंटेबल का मतलब जो सेलेबल ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, बिक नहीं सकते। क्या लिखा हुआ है, which would not be apparent or reasonable examination of the sample, the condition is applicable only with regard to defects। मैंने बोला ना कुछ डिफेक्ट है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, सही है जी। ओके सर, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, लो जी, ये तो दोनों की बात कर दी बच्चों, दोनों को जोड़ दिया तो सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बन गया। लिखा हुआ है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट बल्क सप्लाइड शैल कॉरस्पॉन्ड बोथ विद द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सैंपल से भी मिले, डिस्क्रिप्शन से भी मिले, सेम होना चाहिए, ये इम्प्लाइड है, ठीक है। ओके सर, बोल रहा है अगर एक से भी मैच नहीं हुआ ना, कि सैंपल से तो मिल रहा है डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहा, या डिस्क्रिप्शन से मिल रहा है सैंपल से नहीं मिल रहा, तो बायर ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, परफेक्ट सर। अब देखो यहाँ क्या एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल, शानदार एग्जांपल, ये आप लिख के आ सकते हो। लिखा हुआ है देखो, ए एग्रीड विद बी, ए ने बी के साथ एग्री करा टू सेल सर्टेन ऑयल डिस्क्राइब्ड एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। सो सॉरी, ए ने बी के साथ एग्री करा कि वो बेचेगा उसको कुछ ऑयल, जिसको क्या डिस्क्राइब करा उसने, उसका क्या डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्राइब्ड एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल, ठीक है जी। द गुड्स टेंडर्ड वर इक्वल टू सैंपल, जो उसने गुड्स दिए वो इक्वल टू सैंपल तो थे, लेकिन उसके अंदर मिक्सचर था हेम्प ऑयल का सनफ्लावर ऑयल के साथ। इसका मतलब उसने बताया था कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, और उसने एक सैंपल भी दिखाया। अब सैंपल से तो मैच कर रहा है, लेकिन जो बताया गया था उससे मैच नहीं हो रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, हेंस बी कैन रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज द गुड्स वर एज पर सैंपल बट डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन, ठीक है सर, दोनों होने चाहिए। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस का क्या मतलब होता है, क्या दिया है, देखो जरा क्या दिख रहा है, बोल रहे हैं कि भैया क्वालिटी गुड होनी चाहिए और जो पर्पस है सामने वाले का आपका गुड्स बाय करने का वो पूरा होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। देखो क्या बोला हुआ है, there is an implied condition of the part of the seller that the goods supplied shall reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them। जिस पर्पस के लिए बायर ने गुड्स खरीदे हैं उस पर्पस को आपके गुड्स पूरा करने चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। अब सेलर को खुद थोड़ी ना पता चलेगा भाई तुम्हारा क्या पर्पस है, मेरी गाड़ी की दुकान है, अब तुम मेरे पास से गाड़ी लेने के लिए आए तो तुम मुझे अपना पर्पस पहले बताओ ना, मैं तभी तो बताऊंगा आपके हिसाब से क्या फिट है।
मेरी कपड़ों की दुकान है, तुम कपड़े लेने के लिए आए, तो तुम मुझे अपना पर्पस बताओ ना, तुम्हें शादी के लिए चाहिए, कैजुअल वेयर चाहिए, फॉर्मल वेयर चाहिए, डेली वेयर चाहिए, क्या चाहिए भाई बता ना। आगे बोल रहा अच्छी सी शर्ट दे दो, अब मैंने दे दी एक शर्ट अच्छी सी डेली वेयर, वो किसी शादी में डाल के चला गया, किसी ने मजाक बना दी, वापस ले आया, तुमने मेरा बेवकूफ बनाया, कौन सी शर्ट दी? भाई मुझे बता तो दे तेरे को क्या चाहिए, बताया नहीं फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये चीज तब चलेगी अगर द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर कि मेरा क्या पर्पस था, मैं क्यों ले रहा हूं ये गुड। द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। बायर सेलर पे ही डिपेंड हो रहा है कि ठीक है सेलर की स्किल है बढ़िया, सेलर का जजमेंट बढ़िया है, जो सेलर बोलेगा वो ले लूंगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द गुड्स मस्ट बी ऑफ डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर वेदर ही बी अ मैन्युफैक्चरर और नॉट। सेलर चाहे मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, लेकिन जो उसने डिस्क्राइब करा गुड्स वैसे ही होने चाहिए, ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे देखो। ऑर्डिनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। बोल रहा है क्वालिटी और फिटनेस की ऑर्डिनरली ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हाउएवर द कंडीशन हैज टू रीजनेबल फिटनेस। बोल रहे हैं वैसे एग्जैक्टली जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो उसी पे फिट हो, ऐसी कोई ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आप जो सामान खरीद रहे हो वो रीजनेबली तो यार होना चाहिए ना फिट, राइट। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी इम्प्लाइड इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर। वही नीचे तीन चीजें लिखी हुई है, वो यहाँ पे क्लैरिटी है, ठीक है। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल क्या दिया है देखो। A bought a set of false teeth from B, a dentist. A ने नकली दांत खरीदे B से जो एक डेंटिस्ट है, but the set was not fit for A's mouth. A के मुंह में वो फिट नहीं आ रहे थे दांत, ठीक है। A ने रिजेक्ट कर दिया सेट ऑफ टीथ और उसने क्लेम करा कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, इट वॉज हेल्ड दैट A को पैसा वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दांतों का कोई और पर्पस तो है नहीं भाई, दांत से वो कुछ और तो कर नहीं सकता, राइट। तो जो उसका पर्पस था वो फुलफिल्ड ही नहीं हो रहा, तो सामने वाले को उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। लो जी, द पर्पस वाज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है जी, क्लियर है, बढ़िया सर, बढ़िया सर। बस ये बात ध्यान रखना, ये जो चीज लिखी हुई है, एज अ जनरल रूल इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स थॉरली बिफोर ही बाइज देम। ये बोल रहा है कि जनरल रूल ये है कि सेलर आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एज अ बायर उसको जाके बताना है कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये पर्पस है, मैं इसीलिए सामान लेने के लिए आया हूं। तो जनरल रूल क्या बोलता है भैया, बायर को इस चीज को लेके कंसर्न होना। ये आप अभी आगे कैवेट एम्प्टर में भी पढ़ोगे। कैवेट एम्प्टर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। बायर को अपने आप से इनिशिएटिव लेना है, बायर को बताना है कि भैया मुझे क्या चीज चाहिए, कैसी चीज चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। तो जनरली ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता फिटनेस का, लेकिन अगर आपने वो चीजें क्लियरली स्टेट कर दी एज अ बायर कि मैं आपके ऊपर भरोसा करके सामान लूंगा, मुझे ये चीजें चाहिए, मेरा ये पर्पस है, तब भी अगर सेलर गलत चीज दे रहा है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose for which he is buying. This is known as the rule of caveat emptor, which means let the buyer be aware. इसका मतलब बायर को अवेयर होना चाहिए कि वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट के लिए, किस पर्पस के लिए वो सामान खरीद रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अभी बताया ना मैंने आपको कि जो गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल होने चाहिए, यानी ऐसे होने चाहिए कि उनको अगर मैं आगे बेचना चाहूँ तो मैं बेच पाऊँ साफ सुथरी कंडीशन में, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेयर द गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने अगर डिस्क्रिप्शन से गुड्स लिए हैं, हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन ओनली, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे प्रोड्यूसर है या नहीं है, भैया वो उसी में डील करता है। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है। दो कंडीशंस हैं इसमें, नंबर वन, गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स कैसे खरीदे गए हों, डिस्क्रिप्शन के थ्रू खरीदे गए हों। द सेलर शुड बी अ डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, और सेलर उसी में ही डील करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भैया मेरी सनफ्लावर ऑयल की ही दुकान है, मैं सिर्फ सनफ्लावर ऑयल ही बेचता हूँ,
ओके। और आपने मुझे आगे बोल दिया कि भैया आप 10 लीटर ऑयल भिजवा दो, 10 लीटर ऑयल भिजवा दो। तो अब मैं भैया डील ही सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में भेज करता हूं, तो मैं भेजूंगा भी सनफ्लावर ऑयल ही ना यार। अब मैं डील करता हूं सनफ्लावर ऑयल में और मैंने भेज दिया मिट्टी का तेल गड़बड़ हो जाएगी ना यार, है ना। तो देखो अगर मैं सनफ्लावर ऑयल में ही डील करता हूं तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि मैं सनफ्लावर ऑयल ही बेच रहा हूं, समझे ना, क्लियर है ना। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड there shall be no implied condition as regard defects which such examination ought to have revealed। बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बहुत बढ़िया लाइन। बोल रहा है कि आपको अगर मौका मिला है कि आप एग्जामिन कर लो, आप देख लो कि गुड्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। देखते टाइम अगर आपको नहीं पाया ना कोई डिफेक्ट, आपको दिखा कि हाँ सब परफेक्ट है, तो फिर आप बाद में आगे नहीं कह सकते कि भैया तो डिफेक्टेड है, ये है वो है। भैया मौका दिया था ना चेक करने का, अब तुम चेक नहीं कर पा रहे तो क्या कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वही कैवेट एम्प्टर बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, है ना। इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट्स व्हिच सच एग्जामिनेशन ऑट टू हैव रिवील्ड। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ओके सर, डन सर। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन ऑर्डर्स मोटर हॉर्न्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स। आपने ऑर्डर करे मोटर हॉर्न्स, ठीक है, और किससे ऑर्डर करे? एक ऐसे इंसान से जो वही चीजें मैन्युफैक्चर करता है। एंड द हॉर्न सप्लाइड आर स्क्रैच्ड, जो उसने हॉर्न्स भेजे वो स्क्रैच थे, वो डैमेज थे, उनकी बुरी पैकिंग थी, तो वो उनको रिजेक्ट कर सकता है। बोलेगा भाई ये मर्चेंटेबल नहीं है, ये सेलेबल नहीं है, ये कंडीशन में ही नहीं है कि ये बिके। ठीक है, जैसे मेरे पास मैंने एक शूज ऑर्डर करे, अब वो शूज आ गए, वो इतने खराब कंडीशन में थे तो मैं उनको वापस करूंगा, मैंने करे भी। क्यों? मैं बोलूंगा भैया मर्चेंटेबल होने चाहिए ना, क्या कर रहे हो, खराब जूते भेज रहे हो। ओके। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस में मैंने बताया था ना आपको बच्चों, खाने लायक होने चाहिए। ईटेबल्स में चलते हैं ये मेनली। देखो क्या लिखा हुआ है, in the case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the goods shall be wholesome। बोल रहा है merchantability तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ goods wholesome भी होने चाहिए। A supplied F, A ने F को बेचा मिल्क। The milk contained typhoid germs। लो जी, मिल्क में क्या थे? टाइफाइड के जर्म्स थे। एफ की वाइफ ने कंज्यूम करा मिल्क और वो बीमार हो गई, उसकी डेथ हो गई। हेल्ड देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड ए वाज लायबल टू पे डैमेजेस। ए को क्या पे करने पड़ेंगे बच्चों? डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर क्लियर। इम्प्लाइड कंडीशंस खत्म बेटा, इम्प्लाइड कंडीशंस क्लियर हो गई सारी की सारी कंडीशंस मैंने आपको पढ़ा दी। अब आते हैं इम्प्लाइड वारंटी पे। देखो जैसे कंडीशंस इम्प्लाइड है ना, वैसे ही वारंटी भी इम्प्लाइड हो सकती है। वारंटी इम्प्लाइड का क्या मतलब है? देखो, इट इज अ वारंटी विच द लॉ इम्प्लाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब इट इज अ स्टिपुलेशन विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन वर्ड्स। आपने शब्दों में नहीं बताया कोई चीज कि ठीक है ये इसके साथ चलेगी, बट वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो इम्प्लाइड है, वो जनरली होती ही है, तो होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? बट द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स इन देयर कॉन्ट्रैक्ट। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इम्प्लाइड वारंटीज आर रेड इनटू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड। बोल रहा है कि ये हर सेल में चलते ही चलते हैं जब तक आपने इसको एक्सप्रेस करके एक्सक्लूड नहीं करा, नहीं तो चलेंगे ही चलेंगे। जब भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो ये चीजें होंगी ही होंगी। सर कितनी वारंटीज हैं? चार वारंटीज हैं बेटा जो होनी ही चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली वारंटी है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको, बट आपके पास मटेरियल रखा है उसमें खोल लो यार जल्दी से। सबसे पहले लिखा है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन का क्या मतलब होता है कि आपने मुझे कोई चीज बेची, मेरी पोजेशन में वो चीज आ गई, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ऐसा बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, यूजुअली जो लोग लोन्स वोन्स पे बाइक्स और गाड़ियां लेते हैं ना, ठीक है, अब अगर वो किस्तें नहीं पे कर पाते, अगर वो किस्तें नहीं पे कर पाते तो फिर उस सिनेरियो में क्या होता है? उस सिनेरियो में बैंक जो है उनसे वो गाड़ी उठा लेता है, उनसे वो बाइक उठा लेता है और फिर उनकी बिडिंग कर देता है, उनको बेच देता है, बोली लगवा देता है।
तो एज्यूम करो कि किसी की कोई गाड़ी थी, किसी ने किस्तों पे ली होगी वो गाड़ी, बड़ी मेहनत करके ली होगी बेचारे ने, बहुत सारी इच्छाओं से ली होगी, और वो उसकी फर्स्ट कार थी। उसने अपनी मम्मी को पहली बार गाड़ी में बिठाया, पापा को पहली बार गाड़ी में बिठाया, पहली बार उसने गाड़ी ली, तो काफ़ी इमोशंस जुड़ गए उसके उस गाड़ी के साथ, ठीक है। अब 20 किस्तें थी गाड़ी की, वो भर पाया सिर्फ 5 किस्त। उसके बाद कोविड आ गया, दिक्कत हुई, वो किस्त नहीं भर पाया, तो बैंक ने क्या करा, वो गाड़ी उससे वापस उठा ली, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक ने ही फाइनेंस करके दी थी। तो आपको पता है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया, जब तक आप सारा का सारा पेमेंट नहीं कर देते हायर परचेज में, तब तक आप ऑनर नहीं बनते, है ना। और जब तक आप सारा पेमेंट नहीं कर दोगे, तो जो ओरिजिनल ओनर है वो जब चाहे उसको वापस ले सकता है आपसे, राइट। तो अब हुआ क्या भैया, 5 किस्त के बाद वो कोई किस्त नहीं दे पाया, बैंक ने वापस ले ली वो गाड़ी। बैंक ने बाद में उस गाड़ी की बोली लगवाई, बिडिंग होती है ऐसे एसेट्स की। मैं गया उस बिडिंग में, मैंने वहां जाके वो गाड़ी खरीद ली, मुझे सस्ती पड़ रही थी, मैंने बैंक को पैसे दिए और गाड़ी खरीद के ले आया मैं। अब मैं खुश हूँ भाई कि मेरे पास, मेरे तो अपने जेन्युइन खरीदी मैंने तो गाड़ी, मुझे थोड़ी ना पता किसी के क्या इमोशंस जुड़े हुए। अब मैं गाड़ी तो ले आया, मेरे घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी, आते जाते वो चिंटू जिसकी ओरिजिनल गाड़ी थी, जिसने पहली बार, जिसके बहुत सारे इमोशंस जुड़े थे, उसने वो गाड़ी खड़ी देखी। अब मैं रात को सो रहा हूँ, वो मेरे घर के बाहर आके जोर जोर से रोने लग गया। जितनी बार वो मेरे घर के आगे से निकलता है, वो गाड़ी को देखता है, जोर जोर से रोने लगता है। मेरा पोजीशन डिस्टर्ब कर दिया उसने, मुझे परेशान कर दिया, मेरे सिर में दर्द कर दिया, परेशान हो गया मैं। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मेरा पोजीशन डिस्टर्ब्ड है? मुझे परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है? मैं बोलूंगा बैंक को कि भैया मेरा नींद उड़ा दी, तुम डैमेजेस भरो, मुझे परेशान कर दिया तुमने, कैसा पोजीशन दिया तुमने मुझे। तो अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपका पोजीशन अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये इसमें है। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब है बच्चों कि जो आपने सामान खरीदा है वो कहीं और गिरवी ना रखा गया हो, किसी और चीज पे गिरवी ना रखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पर्टिकुलर एसेट खरीद रहा हूं, ठीक है, अब वो एसेट किसी ने, जिसने मुझे बेचा है, उसने कहीं और गिरवी रखा हुआ था वो, तो ऐसा एसेट भी नहीं चलेगा, नहीं होनी चाहिए। इंप्लाइड वारंटी है कि ठीक है, आपको एसेट अगर बेच रहा है कोई, तो उस पर कोई भी किसी प्रकार का वो कहीं उसने गिरवी नहीं रखा। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर सामने वाला मुझे कोई सामान बेच रहा है जिसका नेचर डेंजरस हो सकता है या वो मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है, तो दिस इज इंप्लाइड कि वो मुझे बताएगा। नहीं बताएगा तो मैं उससे डैमेजेस क्लेम करूंगा अगर मेरा नुकसान हो गया तो, ठीक है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज और ट्रेड, ये सेम है, वही जैसे पीछे कंडीशन में था ना, वैसे ही यहाँ पे वारंटी में भी है। ओके, जल्दी से बच्चों इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर ये भी समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले लिखा है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ठीक है। लिखा हुआ है एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन, शांति से मौज मस्ती में वो इंजॉय करे उस पोजीशन को। The buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. If the buyer having got possession of the goods is later on disturbed in his possession, बाद में वो disturb हो रहा है, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. जैसे X ने बाय करा एक लैपटॉप Y से, परचेज के बाद X ने उस पर कुछ खर्चा करा, रिपेयर पे यूज करा कुछ टाइम के लिए, unknown to the parties it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. बाद में पता चला कि भैया वो तो चोरी का था, X से ले लिया गया, ओनर को दे दिया गया, ठीक है। Y shall be held responsible for breach and X is entitled to damages of not only the price but also the cost of repairs. लैपटॉप के पैसे भी भरेगा वो और रिपेयर्स के पैसे भी भरेगा वो, ठीक है भाई। सामने वाले ने तो एज अ बोनाफाइड बायर खरीदा था ना, एज अ जेन्युइन बायर खरीदा था, उसको थोड़ी पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डन सर, अगला क्या है? वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, उन गुड्स पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी वो गुड्स गिरवी नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई एनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, सही सर, समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है देखो जरा। ए प्लेजेस, ए ने प्लेज कर दी, गिरवी रख दी अपनी गाड़ी सी के पास 1,50,000 के लोन के लिए। ए ने एक लोन लिया सी से 1,50,000 रुपए का और अपनी गाड़ी गिरवी रख दी और प्रॉमिस हिम टू गिव इट्स पोजेशन द नेक्स्ट डे, ठीक है। उसने बोला कि मैं आपके पास गाड़ी गिरवी रखूंगा, मुझे लोन दे दो, कल आपको गाड़ी दे दूंगा, ठीक है। ए देन सेल्स द कार इमीडिएटली टू बी, पैसा लिया और गाड़ी बेच दी इमीडिएटली बी को।
ठीक है। हु परचेज इट इन गुड फेथ, उसको लगा यार बढ़िया है, अच्छी गाड़ी है, ले लेता हूं। उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज की कि इसने लोन लिया हुआ है और ये गाड़ी गिरवी रखी हुई है, ठीक है। बी में ईदर आस्क ए टू क्लियर द लोन, बी क्या बोल सकता है ए को कि भैया या तो क्लियर कर दे ये लोन, ठीक है। और हिमसेल्फ में पे द मनी एंड देन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ द मनी विद इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो उसको पूरा अधिकार है कि भैया या तो लोन आप चुका दो या मैं चुका रहा हूं, मुझे पैसे वापस कर देना विद इंटरेस्ट, मुझे ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो गिरवी रखी गई हो, ठीक है। आगे क्या है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये क्या है, एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड और अटैच्ड बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड। फिर से वही बात है बच्चों, बोल रहा है the seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods but this rule has certain exceptions। बोल रहा है फिर से वही बात है, let the buyer be aware, हर चीज सेलर नहीं डिस्क्लोज करेगा। आपको देखना यार आपके लिए क्या चीज फिट है। अब सेम क्वालिटी के गुड्स किसी के पर्पस को फिट होते हैं, किसी के पर्पस को फिट नहीं होते, है ना। तो एक जनरल वारंटी है, लेकिन इसमें ये चीज दिमाग में रखना कि ठीक है, लेट द बायर बी अवेयर, एक बायर को अपने क्या पर्पस है वो बताना जरूरी है। लास्ट क्या आता है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर, और बायर इग्नोरेंट होता है डेंजर के लिए, तो सेलर को वार्न करना है बायर को कि इससे ये डेंजर हो सकता है। अगर उसने नहीं करा और वो डेंजर नुकसान हो गया तो फिर सेलर को डैमेजेस भरने पड़ेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों हमारे पास, कैवेट एम्प्टर। अब सर ये कैवेट एम्प्टर क्या होता है, देखो बच्चों अभी पीछे भी आया था ना, वारंटी एंड कंडीशन एज टू फिटनेस, है ना, क्वालिटी और फिटनेस, सीधी सीधी सी बात है कि आपका सामान गुड क्वालिटी होना चाहिए, हमारे पर्पस को फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे यार ये बोलता है कि देखो सेलर को कैसे पता होगा कि बायर का क्या पर्पस है, राइट। अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है और तुम मेरी दुकान पे पेन लेने के लिए आ रहे हो, तो मुझे थोड़ी ना पता यार तुम्हारा पर्पस 11वीं का एग्जाम लिखना है, 12वीं का एग्जाम लिखना है, तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम लिखना है, कौन सा एग्जाम लिखना है। तुम अपना पर्पस मुझे बताओगे तभी तो मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि यार ये पेन ले लो, कि यूपीएससी एग्जाम लिखना है तो भैया ये वाला पेन लो, बढ़िया चलेगा, यही यूज करते हैं यूपीएससी वाले जनरली। सीए एग्जाम लिखना है ये पेन लो, ये यूपीएससी में भी चलता है, तुम भी ब्लैक पेन से लिखोगे ले लो, बढ़िया चलेगा, यही पेन चलता है ज्यादातर एग्जाम्स में। तो यहां पे कैवेट एम्प्टर ये बोलता है कि जनरली या ऑर्डिनरीली वारंटी या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने बता दिया, बायर ने बता दिया कि भैया मेरा ये पर्पस है, तो फिर जो मैं आपको सामान बेच रहा हूं वो आपके पर्पस को पूरे करने चाहिए। अदरवाइज लेट द बायर बी अवेयर, बायर के ऊपर सब कुछ है कि वो अपने हिसाब से चेक करके सारी चीजें वेरीफाई करके जो उसका पर्पस है उस पर वो गुड्स फुलफिल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वो बायर को सोचना है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है भैया, ठीक है या नहीं है। क्योंकि देखो एक गुड्स लोगों के लिए मल्टीपल जगह काम आता है, तो सेलर को सपना थोड़ी ना आ रहा है कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो। देखो क्या लिखा है, इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर मींस लेट द बायर बी अवेयर, बायर को भी अवेयर होना चाहिए। व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, सेलर ने तो दिखाया भैया मेरा ये सामान है, देखो मैं ये बेच रहा हूं, इट इज फॉर द बायर टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ द गुड्स, बायर के ऊपर है कि वो प्रॉपर सिलेक्शन करे, प्रॉपर चॉइस करे। एंड इफ द गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं तब भी आपने प्रॉपर सिलेक्शन किया था ना, आपने प्रॉपरली सब कुछ चेक किया था ना, अब तुम देख ही नहीं पा रहे यार कि तुम्हारा पर्पस फिट नहीं हो रहा, तो फिर इस केस में ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल। सेलर इस केस में बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, आपका बैड सिलेक्शन है ना यार, आपने अच्छे सिलेक्शन नहीं करा, आपने अच्छे से नहीं देखा, किस हद तक आप सेलर को जिम्मेदार ठहराओगे। तो यहां पे लेट द बायर बी अवेयर, कैवेट एम्प्टर क्या बोलता है, बायर को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स व्हिच ही इज सेलिंग, ठीक है। इट इज द बायर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है, ओके। अब इसके अंदर ना कैवेट एम्प्टर के अंदर ये बहुत क्लियरली लिखा गया है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व द पर्पस ऑफ द बायर, गुड्स अगर डिफेक्टिव निकलते हैं या बायर के पर्पस को फुलफिल्ड नहीं करते, बायर के पर्पस को फुलफिल नहीं करते, इफ ही डिपेंड्स ऑन हिज ओन स्किल और ओन जजमेंट, देखो उसने खुद से, सेलर उसको बताना चाह रहा था,
या सेलर उसको बताना चाहता था कि भैया ये चीज तुम्हारे पर्पस को फिट नहीं होगी, लेकिन उसने बोला मैं अपने आप देखूंगा, मैं बायर हूं ना, मुझे पता है, तेरे को थोड़ी पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे देखने दे भाई, तेरे को नहीं पता ना, तू चुप रहे। उसने कहा ठीक है भाई देख ले, अब तेरी इच्छा है। ऐसे सिनेरियो में अगर बाद में आपके गुड फिट नहीं निकले तो आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस वही हैं कि आप सेलर के ऊपर डिपेंडेंट थे, आपको सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया था कि गुड्स ऐसे निकलेंगे, तब भी वैसे नहीं निकले, तो आप सेलर को ब्लेम कर सकते हो, है ना। इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो अभी आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप अपनी स्किल पे, अपने जजमेंट पे डिपेंड होकर सामान खरीद रहे थे, तो आप बाद में सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। देखो वही लिखा हुआ है, subject to the provisions of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness. क्वालिटी और फिटनेस पे कोई भी implied warranty, कोई भी implied condition नहीं चलती for any particular purpose of goods supply under the contract of sale. However, conditions क्या क्या हैं देखो, if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase, अगर buyer ने अपना purpose of purchase बताया है फिर उसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, बायर ने रिलाई किया था सेलर्स की स्किल पे कि ठीक है बाबा आपकी स्किल है, आपने मुझे बोला ये अच्छा है तो मैं इसीलिए खरीद रहा हूं क्योंकि आपने मुझे बोला, ठीक है। सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, सेलर का बिजनेस ही, सेलर का धंधा ही उसी गुड्स का है। जैसे मैंने बोला था ना कि मैं सनफ्लावर ऑयल ही बेचता हूँ, तो मेरा धंधा ही वो है भैया, तो मुझे सनफ्लावर ही बेचना है। अब बायर आगे चेक नहीं करेगा कि सनफ्लावर है या नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, राइट। देखो क्या एग्जाम्पल है, ए सोल्ड पिग्स टू बी, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल, वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। इतने साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, पता नहीं कब मैंने सीपीटी दिया था, 2014 में, 2014 में, तब भी एग्जाम्पल लिखा था। 2025 में दोगे तुम लोग पेपर, आज भी एग्जाम्पल है, और उससे पहले ही पता नहीं कितने साल से लिखा हुआ होगा, और हर साल बच्चे लिखते होंगे। लेकिन वही बात है, हमारी बुक्स कहाँ अपडेट होती हैं। ए सोल्ड पिग्स टू बी, ए ने पिग्स बेचे बी को, पिग्स इन्फेक्टेड थे भैया, उन्होंने टाइफाइड कर दिया हेल्दी पिग्स को भी, ठीक है। बहुत सारे पिग्स खरीदे यार, बहुत सारा खरीद लिए उसने पिग्स। अब एक दो अगर बीमार थे तो वो सेलर भी क्या कर सकता है उसमें, वो कहेगा, ढूंढेगा थोड़ी ना, थर्मोमीटर लगा के थोड़ी देगा किस किस को टाइफाइड है, राइट। अब उन पिग्स से बाकी पिग्स भी बीमार हो गए, तो इस केस में बोल रहा है कि भैया बायर की खुद की जिम्मेदारी है, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इंस्पेक्ट कर लो, आप चेक कर लेते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, It was held that seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy, the rule of law being caveat emptor। बहुत बढ़िया, caveat emptor के बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला, जहां पे बायर ने सेलर को बताया था फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, ये पीछे आ गया, सेम पॉइंट है बच्चों, जो कंडीशन और वारंटी में था ना, एज टू फिटनेस और क्वालिटी ऑफ यूज, जहां पे बायर ने सेलर को बताया था कि मेरा क्या पर्पस है, जहां पे बायर सेलर की स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जहां पे सेलर का वही डिस्क्रिप्शन के गुड्स बेचने का काम है। सीधा सी बात है, वही चीजें दोबारा दोबारा बार बार लिखी हुई है, बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। सेम पॉइंट, वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड so as to show that he relies on the seller's skills and judgment and the goods are of description which is in the course of seller's business। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो दूसरा क्या एक्सेप्शन है, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। जब आप कोई गुड्स खरीदते हो अंडर द पेटेंट और अ ब्रांड नेम, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कोई टेक्नोलॉजी पेटेंट कराई हुई है, किसी कंपनी ने अपना ब्रांड बिल्ड करा है उसी टेक्नोलॉजी के अराउंड। फॉर एग्जांपल यूपीएससी वाले बच्चे एक पर्टिकुलर पेन से पेपर लिखते हैं, लेट सपोज उसका नाम है पार्कर पेन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली कौन सा पेन है, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, भूल गया मैं, बहुत टाइम हो गया यूपीएससी वाली चीजें देखे हुए। तो यूपीएससी वाले बच्चे एक पर्टिकुलर पेन से ही पेपर लिखते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी ने उसके अराउंड ही अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ है, अपना पेटेंट कराया हुआ है, अपना ब्रांड नेम बनाया हुआ है कि भैया हमारा ये टेक्नोलॉजी हमारा है, और इसका पर्पस क्या है कि इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंटली चलेगा ये, ठीक है। तो अगर कोई इंसान, कोई बायर उस पर्टिकुलर पेटेंट को उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम की वजह से खरीद रहा है, अब आपका ब्रांड नेम ही उस पर्पस की वजह से बना है, आपने पेटेंट ही वो टेक्नोलॉजी कराई है और आपके गुड्स में वो चीज मिल नहीं रही, तो फिर लेट द बायर बी अवेयर नहीं है, फिर तो सेलर की गलती है,
ठीक है ना, लिखा हुआ है इन केस वेयर द गुड्स आर परचेज्ड अंडर इट्स पेटेंट नेम और ब्रांड नेम देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। जो बायर है वो तो रिलाई कर रहा है भैया ब्रांड नेम पे, ठीक है। गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्राइब करे थे, आपने बताए थे कि भैया ये इसके अंदर होगा। अगर आपकी डिस्क्राइब्ड चीजों से आपके गुड्स मैच नहीं होते फिर बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है, यहां कैवेट एम्प्टर नहीं चलेगा, ठीक है। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। गुड्स ऑफ द मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी का क्या मतलब होता है बेटा, ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही चलते हैं। जब आपने बताया है कि भैया मेरे गुड्स ऐसे होंगे, आपने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपके गुड्स मर्चेंटेबल होने चाहिए, सेलेबल होने चाहिए, उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो फिर उस केस में बायर जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो, सेलर जिम्मेदार है। वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द गुड्स दैट शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वांटिटी। ठीक हो गया। द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेटेंट डिफेक्ट्स, ठीक है। हाँ, एक बात यहां पे लिखी हुई है कि अगर बायर को टाइम दिया गया था एग्जामिन करने का कि भाई तू एग्जामिन कर ले, तू चेक कर ले, तू देख ले कि तेरे को गुड्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, तू देख ले। अगर तेरे को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, अगर तेरे को लग रहा है कि सारे के सारे गुड्स बिल्कुल ठीक हैं, तूने चेक कर लिए, हर चीज देख ली, फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, फिर तो बायर की ही गलती है। भाई जब तेरे सामने रख दिया, तेरे को बताया कि ये डिस्क्रिप्शन है, तेरे को बताया कि ये चीजें मैं बेचता हूँ, इसी चीज का मेरा बिजनेस है, अब तेरे सामने ये गुड्स हैं, चेक कर ले यार, ठीक है। अब गलती नहीं मिली ना तो मुझे बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल में भी वही वाली बात है, जब गुड्स आपने सैंपल देख के खरीदे हैं तो फिर कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। सेलर की जिम्मेदारी है कि वो सैंपल से मिलता वही गुड्स भेजे। वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि भैया नहीं आपकी जिम्मेदारी, आपने तो लिए थे, मेरी क्या गलती है, मैंने तो सैंपल दिखाया था। नहीं भैया, सैंपल दिखाया ना तो सैंपल जैसा माल भेजो सेम, ठीक है। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन वही है कि अगर आप दोनों से बेच रहे हो तो दोनों मैच होने चाहिए, बायर की गलती नहीं, सेलर की गलती मानी जाएगी इसमें भी। चलो सर, आखिरी क्या है, ट्रेड यूजेज। सर ट्रेड यूजेज का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द ट्रेड यूजेज? ट्रेड यूजेज का मतलब होता है यार कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही वो गुड्स यूज करे जा रहे हैं, या नॉर्मली उस चीज का बिजनेस में वो उसी तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade, ठीक है। and if the seller deviates from that this rule of caveat emptor is not applicable। सर इसका क्या मतलब है, अच्छे से समझा दो एक बार। बड़ा सिंपल है यार, देखो बहुत सिंपल है। ट्रेड यूजेज का मतलब होता है कि कोई चीज जनरली जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करी जाती है उसको वैसा ही सेलर बेचे, ठीक है, उसका वो कुछ और चीज ना करके बेचे। यानी फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं, लेट सपोज नाइकी कोई रनिंग शूज बनाता है, ठीक है। अब नाइकी का रनिंग शूज में जो मटेरियल यूज होता है, लेट सपोज वो उनके स्नीकर्स में यूज नहीं होता। स्नीकर्स अलग मटेरियल से बनता है, रनिंग शूज अलग मटेरियल से बनता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी है भाई। एक आपको भागने के लिए चाहिए, एक आपको नॉर्मली डेली वेयर में, आपको पार्टीज में वेयर कर रहे हो, इवेंट्स में वेयर कर रहे हो, और ये है। अब दोनों का अलग अलग मटेरियल है, दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, दोनों का अलग अलग यूजेज है ना। अब हुआ क्या जी, नाइकी ने क्या करा, जो मटेरियल रनिंग शूज में लगाता है वो मटेरियल लगा दिया किसके अंदर, स्नीकर्स में लगा दिया। अब भैया स्नीकर्स अच्छे चल नहीं रहे, स्नीकर्स कंफर्टेबल नहीं हो रहे, लोगों को मजा ही नहीं आ रहा जो आना चाहिए। या इसी तरीके से समझ लो कि स्नीकर्स वाला जो मटेरियल है वो रनिंग शूज में लगा दिया, भाग ही नहीं पा रहे भाई लोगों के पैरों में दिक्कत हो रही है। तो नाइकी अब ये नहीं बोल सकता कि लेट द बायर बी अवेयर, तुम्हें देखना है भाई बायर को अवेयर। भाई बायर को क्या पता, मटेरियल तो तुम जानते हो, तुम सेलर हो, तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम प्रोड्यूसर हो, तुम बनाते हो भाई, तुमने तो बायर का ही बना दिया। यहां कहेगा बायर बी अवेयर, यहां पे तो सेलर की गलती है ना, यहां कैवेट एम्प्टर नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं यूजेज या ट्रेड यूजेज, ठीक हो गया बच्चों। और लास्ट क्या आता है, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट। सेलर ने जान के एक डिफेक्ट को छुपाया, जान के एक डिफेक्ट को छुपाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कपड़े की शर्ट्स बेचने का काम है, तुम मेरी दुकान पे आए, मुझे दिखा कि शर्ट में एक छोटा सा होल है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ हाथ रख दिया,
और तुम्हें शर्ट दिखा रहा हूँ, देखो भैया कितनी अच्छी है, फिर पलट दी, पीछे से दिखाई, देखो कितनी अच्छी है, पीछे तो कोई दिक्कत थी नहीं, फिर सीधी करी तो फिर पॉकेट पे हाथ रख दिया कि यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। मैंने बहुत एक्टिवली वो डिफेक्ट छुपा दिया, ठीक है, और मैं खुश हो रहा हूँ कि ओहो बहुत बढ़िया, मैंने तो मजे आ गए। अब बाहर घर गया, घर जाके उसको डिफेक्ट दिख गया, वो वापस आ गया, मैंने कहा ओ भाई तेरे को दिखाया था ना, लेट द बायर बी अवेयर, यहाँ मेरी गलती नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है बच्चों, वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, और बायर आप पे रिलाई कर रहा है और सेलर एक्टिवली चोरी कर रहा है, डिफेक्ट को छुपा रहा है, तो इस सिचुएशन पे कैवेट एमिटर नहीं चलता। बायर अपना सामान भी वापस करेगा, बायर आपसे डैमेजेस भी क्लेम करेगा। तो ये है बच्चों कैवेट एमिटर। इसी के साथ बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज, चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त होता है। कल चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि चैप्टर नंबर 3 इसी वीक में खत्म हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हम नेक्स्ट वीक में शुरू कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जहां इतने सारे यूनिट्स हो ही गए हैं तो ये भी हो ही जाएंगे यार, निपट ही जाएंगे, इसे भी खत्म कर लेंगे। बस अब 2 चैप्टर हो गए, रिवीजन ले लेना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के दोनों चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, keep glowing, keep smiling.